फिल्म की शुरुआत में हम अपनी मुख्य पात्र नैन्सी को देखते हैं। वह एक युवा महिला है जिसने अभी अभी पता लगाया है कि वह गर्भवती है। अभी वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त टैबिथा के साथ है और घबराते हुए बताती है कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जब पूछा जाता है कि पिता कौन है तो नैन्सी हिचकिचाती है और फिर मान लेती है कि उसे नहीं पता। वह हाल ही में कई पुरुषों के साथ रही है, जिससे निश्चित रूप से बताना असंभव है। नैन्सी दिन में एक रेस्टोरेंट में काम करती है, इसलिए वह जल्दी से काम पर निकल जाती है। वह गाड़ी चला रही है और संगीत में खोई हुई है, तभी अचानक उसकी कार खराब हो जाती है। सड़क के किनारे फंसी हुई उसके पास चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रास्ते में वह अपने सहकर्मी बॉबी से मिलती है, जो हमेशा देर से बचने के लिए अपनी साइकिल से काम पर आता है। वह बॉबी की साइकिल पर बैठ जाती है और वे रेस्टोरेंट की ओर तेजी से जाते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो नैन्सी सीधे रेस्टोरेंट के मालिक के कार्यालय में जाती है, लेकिन यहाँ एक मोड़ है। वह सिर्फ मालिक नहीं है, वह उसके पिता हैं। नैन्सी को अभी रेस्टोरेंट मैनेजर के पद पर पदोन्नत किया गया है और उसके पिता उसे यह याद दिलाने में कोई समय नहीं लगाते कि इसका क्या मतलब है। उसे अधिक अनुशासित और जिम्मेदार होने की आवश्यकता है, क्योंकि अब वह अपने सहकर्मियों की मैनेजर है। सबकी नज़रें उस पर टिकी हैं। संयोग से उसके पिता की उस शाम एक डेट है। नैन्सी की माँ का वर्षों पहले निधन हो गया था और इतने लंबे समय के बाद उन्हें लगता है कि उन्हें फिर से साथी ढूंढना चाहिए। चूंकि वह बाहर होंगे, इसलिए वह नैन्सी से देर तक रुकने और क्लोजिंग शिफ्ट संभालने के लिए कहते हैं। बाद में उस रात जब वह सफाई कर रही होती है तो नैन्सी को एक ग्राहक की प्लेट पर बचा हुआ खाना दिखाई देता है। अचानक उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। वह पीछे भागती है और उल्टी करती है। जेक, रेस्टोरेंट का शेफ और उसके पिता का भरोसेमंद दाहिना हाथ पास ही होता है। वह नैन्सी को ध्यान से देखता है। उसका शक बढ़ता है, क्या वह गर्भवती हो सकती है? लेकिन जब उसके पिता आते हैं और उसे उल्टी करते हुए देखते हैं तो जेक जल्दी से बात संभाल लेता है और सड़े हुए मांस को दोष देता है। उसके पिता को कोई शक नहीं होता। उसके पिता के रात के लिए जाने के बाद नैन्सी काम जारी रखती है। थोड़ी देर बाद पीटर, एक दयालु लेकिन मानसिक रूप से अक्षम कर्मचारी, गलती से फर्श पर पानी गिरा देता है। नैन्सी समझती है और गुस्सा नहीं करती है, लेकिन फिर चीज़ें बदल जाती हैं। इलाके के उपद्रवी माने जाने वाले लड़कों का एक ग्रुप अपनी साइकिल पर आता है। वे खाने नहीं बल्कि यहाँ पर हंगामा करने आते हैं। किसी भी परेशानी से बचने के लिए नैन्सी तुरंत उन्हें भगाने के लिए बाहर निकलती है। हालांकि उसकी गर्भावस्था उसे अधिक चिड़चिड़ी बना रही है और उसका धैर्य जवाब देने लगता है। वह अपने कर्मचारियों पर झल्लाती है, पीटर को जल्दी सफाई न करने के लिए डांटती है, लेकिन चीज़ें और भी बदतर हो जाती हैं। जब लड़के वापस आते हैं, इस बार वह लोग मास्क पहनकर आए हैं। वे सब खाना ऑर्डर करने का नाटक करते हैं, लेकिन उनका असली इरादा नैन्सी को उकसाना होता है और तभी चिढ़कर वह अपना आपा खो देती है और उन्हें बाहर निकलने के लिए चिल्लाती है। जब नैन्सी पुलिस को बुलाने की धमकी देती है तो बच्चे बस हंसते हैं। उनमें से एक लड़का मुस्कुराता है और उसे ताना मारता है, कहता है कि वे 10 मिनट में वापस आ जाएंगे। नैन्सी गुस्से थी और खुद को अकेला महसूस कर रही थी। अब नैन्सी सिर्फ उपद्रवियों लड़कों पर ही नहीं बल्कि अपने कर्मचारियों पर भी गुस्सा निकालती है। वह बॉबी, पीटर और यहाँ तक कि जेक को भी चुपचाप खड़े रहने और कुछ न करने के लिए डांटती है। जेक रेस्टोरेंट का सबसे अच्छा कुक है। वह उसे शांत करने की कोशिश करता है, कहता है कि बच्चे सिर्फ मजाक कर रहे थे, तुम खामखा परेशान हो रही हो। लेकिन नैन्सी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। बिना सोचे समझे वह जेक को तुरंत नौकरी से निकाल देती है। तभी सब लोग जम जाते हैं, यहाँ तक कि जेक भी हैरान है। उसके पिता के सबसे भरोसेमंद कर्मचारी और रेस्टोरेंट के मुख्य शेफ होने के बावजूद उसे निकाल दिया गया है। जेक तुरंत माफ़ी मांगता है, बताता है कि उसे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है। उसको बिल, बीमा और दवाइयों के पैसे देने हैं। लेकिन नैन्सी पीछे नहीं हटती। वह अपने फैसले पर अड़ी रहती है और उसे जाने का आदेश देती है। जैक को निकालने के बाद वह अपना चेहरा धोती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। बॉबी अच्छी नीयत से उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वह उस पर भी झल्लाती है। कहती है कि अब दिखावा मत करो कि उसे परवाह है। अब वह रात की शिफ्ट के लिए अकेली रह जाती है। वह अपने पिता को जेक को निकालने के बारे में बताने के लिए फ़ोन करती है और उसके पिता हैरान हो जाते हैं। वह उसे इतने जल्दबाजी में फ़ैसला लेने के लिए डांटते हैं।
हाँ, मेनू बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है और हाँ, वह खुद खाना बना सकती है, लेकिन जैक की जगह लेना आसान नहीं होगा और रेस्टोरेंट पहले से ही आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है, इसलिए वे ऐसी गलतियाँ नहीं कर सकते। नैन्सी जल्दी बंद कर सकती थी, लेकिन बकाया बिलों के ढेर के साथ उसके पास सुबह तक खुले रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नींशी खाली रेस्टोरेंट में अकेली वह तनाव दूर करने की कोशिश करती है। वह गाना चलाती है और सफाई करती है और यहाँ तक कि डिस्को लाइटें जलाकर नाचती भी है मज़े के लिए। लेकिन तभी उसकी नज़र सड़क के पार स्ट्रीट लाइटों के नीचे खड़ी लड़कों की साइकिलों पर पड़ती है। वे वापस आ गए हैं। नैन्सी लाउडस्पीकर उठाती है और उन्हें चेतावनी देती है कि वह पुलिस को बुला रही है, लेकिन पीछे हटने के बजाय नकाबपोश लड़के हंसते हैं और फिर जोर से रेस्टोरेंट की खिड़कियों पर मुक्के मारने लगते हैं। नैन्सी घबरा जाती है और इस बार सच में पुलिस को बुलाती है, लेकिन प्रतिक्रिया वैसी नहीं होती जैसी उसने उम्मीद की थी। सभी यूनिटें फिलहाल कहीं और एक हत्या के मामले में व्यस्त हैं। एक अधिकारी को भेजने में थोड़ा समय लग सकता है और केवल एक ही भेजा जाएगा, सिर्फ एक अधिकारी। कोई और विकल्प न होने पर नैन्सी को अकेले ही सामना करना पड़ता है। वह देखती है कि नकाबपोश लड़के गिद्धों की तरह रेस्टोरेंट का चक्कर लगा रहे हैं। फिर वे आतंक मचाना शुरू कर देते हैं। रसोई में छिपकर और अपना फ़ोन ढूंढते हुए नैन्सी को अचानक पुलिस सायरन सुनाई देता है तो राहत की लहर दौड़ जाती है। आखिरकार मदद आ गई है। एक पुलिस अधिकारी कार से बाहर निकलता है और इलाके में गश्त करना शुरू करता है। उसे एक खुला पानी का नल दिखाई देता है, जैसे कि किसी ने अभी अभी इसका इस्तेमाल किया हो। मुख्यालय को वापस रिपोर्ट करते हुए वह उन्हें आश्वस्त करता है कि सब कुछ नियंत्रण में लगता है। नैन्सी बाहर भागती है और मोपेड पर सवार नकाबपोश लड़कों के बारे में बताने लगती है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करती है, अधिकारी का चेहरा बदल जाता है। उन बच्चों को उसने पहले देखा है। वे उसी भयानक हत्या के मामले में शामिल थे जहां से वह आया था। इस एहसास से नैन्सी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अधिकारी उसे डराने की कोशिश न करते हुए मानता है कि वह अभी अभी अपराध स्थल से आया था। वही नकाबपोश लोग जो अब उसे आतंकित कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बुरे काम के लिए जिम्मेदार थे। इससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, एक नकाबपोश लड़का अंदर घुसता है और बेरहमी से अधिकारी को मार डालता है। नैन्सी के पास प्रतिक्रिया देने का मुश्किल से समय होता है। वह स्टोर रूम में भागती है और छिप जाती है। उसकी सांस उथली और दिल तेज धड़क रहा होता है। तभी बॉबी दिखाई देता है। बिना सोचे समझे वह उसे पकड़ती है और रसोई में खींच लेती है। दोनों छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। लड़के उन्हें ढूंढ लेते हैं। नैन्सी और बॉबी को बांध दिया जाता है और एक दूसरे के सामने बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। हमलावर उनके साथ खेलते हैं। अपने विकृत मनोरंजन के लिए उन्हें चुंबन करवाते हैं। नैन्सी विरोध करती है, हार मानने से इनकार करती है गुस्से में। नकाबपोश लोग उसे खींचकर रेस्टोरेंट के पीछे ले जाते हैं, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। एक हताश कोशिश में वह खुद को छुड़ा लेती है। एक चाकू उठाती है और एक हमलावर पर वार करती है, ब्लेड को पकड़े हुए। वह रेस्टोरेंट से बाहर भागती है। लड़के में से एक मोपेड पर उसका पीछा करता है। नैन्सी पीछे हटते हुए सावधानी से चाकू को कसकर पकड़ती है, लेकिन अफरा तफरी में वह गलती से पीटर को चाकू मार देती है। सदमे से वह सुन्न हो जाती है। उसने अभी क्या किया, इससे पहले कि वह समझ पाती, भयानक सच्चाई सामने आती है। जेक, बॉबी और बॉबी का भाई जैक्सन, ये सब उनके पीछे थे। यह समझने के लिए कि चीज़ें इस बुरे सपने में कैसे बदल गईं, हमें दोपहर में वापस जाना होगा, जब नैन्सी ने जेक को नौकरी से निकाला था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि आप सदस्यता बटन दबाएं। अब वापस चलते हैं। जैक एक नशे का आदी था। उसे बिलों का भुगतान करने या जीवित रहने के लिए अपनी नौकरी की ज़रूरत नहीं थी। उसे अपनी लत को पूरा करने के लिए इसकी ज़रूरत थी। पीटर, उसका छोटा भाई, हमेशा उसकी बात मानने के लिए मजबूर था। उस दोपहर वे एक डीलर से ड्रग्स खरीदने गए थे। जैक, जिसके पास पैसे नहीं थे, उधार मांगता है और अपनी कार के ग्लव बॉक्स में रखी एक बंदूक दिखाता है। वापस आते समय नशे में और अस्थिर, जेक ने सड़क के किनारे अलाव जलाते हुए नकाबपोश लड़कों के एक समूह को देखा। उसने गाड़ी रोकी, लेकिन वह पार्टी करने के लिए नहीं था। वह किसी को दोष देने के लिए था। अपने धुंधले दिमाग में
उसे विश्वास था कि अगर किशोर रेस्टोरेंट में नहीं आते तो नैन्सी गुस्सा नहीं होती और उसकी नौकरी नहीं जाती, और तभी उसका गुस्सा हावी हो गया। बिना हिचकिचाए उसने एक किशोर पर चाकू से वार किया और फिर बाकी को गोली मारकर हत्या कर दी। सबसे दुखद बात यह थी कि पीटर, जिसे कुछ नहीं पता था, जो इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, उसे यह सब करने के लिए मजबूर किया गया था। और अब असली बुरा सपना शुरू हो रहा है। लड़कों को मारने के बाद जेक और पीटर ने मोपेड और मास्क अपनी कार में लोड किए और फिर जेक ने पीटर को रेस्टोरेंट जाने का आदेश दिया, जबकि वह खुद बॉबी और जैक्सन के घर चला गया। जब जेक पहुंचा तो वह अभी भी नैन्सी के उस दिन के निराशाजनक व्यवहार पर गुस्से में था, गुस्से से भरे हुए। उसने मास्क और मोपेड के साथ खुद को छिपाकर नैन्सी के साथ मजाक करने का विचार बनाया। बॉबी और जैक्सन, हमेशा कुछ गड़बड़ करने के लिए तैयार, तुरंत सहमत हो गए। बॉबी ने संक्षेप में पूछा कि मास्क और मोपेड कहाँ से आए थे। जेक ने अपना रहस्य छिपाते हुए लापरवाही से जवाब दिया कि उसने उन्हें पास में घूम रहे कुछ किशोरों से उधार लिया था, और बॉबी को आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं है। इस बीच पीटर पहले ही रेस्टोरेंट पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने देखा कि उसके हाथ अभी भी पहले की भयानक घटनाओं के खून से सने हुए थे। घबराकर वह पीछे भागा और पानी के नल पर उन्हें रगड़कर साफ किया। वही नल जिसे पुलिस अधिकारी बाद में देखेगा। जल्द ही जेक, बॉबी और जैक्सन रेस्टोरेंट पहुंचे और अपना आतंक शुरू कर दिया। खिड़कियों पर धमाके, छाया में दुबकना और नैन्सी को डराने के लिए वे सब कुछ कर रहे थे। जैसा कि हमने पहले देखा, उनकी योजना काम कर गई, लेकिन फिर पुलिस अधिकारी आ गया तुरंत। समूह तितर बितर हो गया और छिप गया, जबकि नैन्सी और अधिकारी हत्या के मामले पर चर्चा कर रहे थे। जेक पकड़े जाने के डर से पीछे से चुपके से आया और अधिकारी पर वार कर दिया। वही पल था जब नैन्सी डर से स्टोर रूम में छिप गई थी। बॉबी ये सब घटित होते हुए देख रहा था। गिल्टी महसूस करने लगा। दूसरों के विपरीत उसने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इतनी दूर तक जाएंगी। एक पल में फैसला लेते हुए उसने अपना मास्क हटा दिया और नाटक किया कि वह नैन्सी की मदद करने के लिए अभी अभी आया है, लेकिन तब तक सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो चुका था। फिर वह दुखद पल आया जब डर और घबराहट में नैन्सी ने गलती से पीटर को चाकू मार दिया। बेचारा पीटर, वह कभी भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। उसे सिर्फ उसके स्वार्थी भाई जेक की वजह से इस बुरे सपने में घसीटा गया था। लेकिन नैन्सी भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं थी। अगर उसने चीज़ों को अलग तरीके से संभाला होता, अगर उसने इतनी लापरवाही से अपनी ताकत दिखाते हुए जैक को नौकरी से नहीं निकाला होता, तो शायद इनमें से कुछ भी नहीं होता। जैसे ही पीटर का खून बह रहा था, जेक ने जैक्सन को नैन्सी पर नजर रखने का आदेश दिया, जबकि वह और बॉबी पीटर को अंदर ले जाकर उसके घावों का इलाज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जैक्सन ने अपनी चौकसी थोड़ी सी कम की, नैन्सी को मौका दिखाई दिया। वह रेस्टोरेंट के पीछे की ओर भागी, सड़े हुए मांस के एक बैग पर ठोकर खाई, और तभी उसे एक विचार आया। इस बीच अंदर जेक पीटर के खून को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। बॉबी अब पूरी तरह से समझ गया था कि चीजें कितनी नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। उसने चुपके से पुलिस अधिकारी की कार की चाबियां ले ली। उसे बाहर निकलने का रास्ता चाहिए था। उसी समय नैन्सी के पिता, अभी भी अपनी डेट पर, जेक को उसकी नौकरी से निकालने के बारे में बात करने के लिए लगातार फोन कर रहे थे। नैन्सी के भावनात्मक फैसले के बावजूद उसके पिता ने वास्तव में जेक को जाने देने का इरादा नहीं किया था। वे चीज़ों पर बात करना चाहते थे, शायद जेक को रुकने के लिए भी कहना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जेक बहुत आगे निकल चुका था और वैसे भी उसका फ़ोन अभी भी उसकी कार में पड़ा था। बिना जवाब दिए नैन्सी खुद को जैक्सन के साथ एक तनावपूर्ण पीछा करते हुए पाती है, उसके हमलों से बाल बाल बचते हुए एक हताश कोशिश में। उसने उस पर गर्म तेल फेंका, जिससे वह पीछे हटने को मजबूर हो गया और अंत में अपनी जान बचाने के लिए उसे मारना पड़ा। हाँफते हुए वह एक मेज के नीचे छिप गई। उसकी आंखें खून से सने फर्श को देख रही थीं। तभी उसने बॉबी को खून से लथपथ बेजान पड़े देखा। उसने जेक से लड़ाई की थी, लेकिन जाहिर तौर पर हार गया था। उसी समय टैबिथा नैन्सी के पहले के कॉल का जवाब देते हुए आई, लेकिन जैसे ही उसने रेस्टोरेंट के अंदर का नरसंहार देखा, वह घबरा गई और भाग गई। नैन्सी को खुद का बचाव करने के लिए छोड़ दिया। टैबिथा के भागने को अनदेखा करते हुए जेक ने नैन्सी पर ध्यान केंद्रित किया, जो स्टोर रूम की ओर भाग गई थी। सूरज उगने लगा था जब नैन्सी ने आज़ादी के लिए एक हताश कोशिश की, लेकिन जेक तेज था। उसने उसे पकड़ लिया और पीछे से चाकू मार दिया।
फिर उसे घसीटकर रेस्टोरेंट में वापस ले गया। उसे पता नहीं था कि वह गर्भवती है। बिना हिचकिचाए उसने उसके पेट में चाकू घोंप दिया और उसे वहीं छोड़ दिया, यह सोचकर कि वह मर चुकी है। लेकिन वह गलत था। नैन्सी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अभी भी जिंदा थी सड़ा हुआ मांस जो उसने पहले अपने पेट के चारों ओर लपेटा था। उसने अधिकांश प्रभाव को सोख लिया था, जिससे घातक घाव नहीं हुआ। जेक को धोखा दिया गया था। लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। उसने बॉबी को देखा जो मुश्किल से जिंदा था, और तभी उसने आखिरकार सच्चाई कबूल की। वह जो बच्चा ले जा रही थी वह उसका था। एक पार्टी में नशे की रात का नतीजा बिना समय बर्बाद किए। नैन्सी ने पुलिस की कार की चाबियां उठाईं और जेक के घर की ओर चल पड़ी। उसे यह सब खत्म करना था बिना ज्यादा मेहनत किए। उसने जेक को चौंका दिया, पीछे से हमला किया और उसके आतंक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। खून की कमी से कमजोर वह लड़खड़ाते हुए रेस्टोरेंट में वापस आ गई। कुछ ही पलों बाद उसके पिता वहां पहुंचे। अपने सामने के भयानक दृश्य को देखते हुए उनकी आवाज़ कांप रही थी। जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था, यह फिल्म हमें एक स्पष्ट संदेश देती है। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर तबाही की ओर ले जाते हैं। एक सच्चे नेता को शांत रहना चाहिए। कभी भी सिर्फ नियंत्रण स्थापित करने के लिए आवेग में काम नहीं करना चाहिए। गुस्से में कभी फैसले न लें और अत्यधिक खुशी में कभी वादे न करें। धैर्य और ज्ञान ही तबाही से बचने की कुंजी है, और यही लास्ट रच